डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. So that is point number 2. Point number 3. Yes, point number 3. Point number 3. They are saying that the deputy speaker has no jurisdiction. Now this is also totally wrong. Now in the absence of a speaker, the deputy speaker has all the powers under the constitution to adjudicate under the 10th schedule. They filed apparently some no confidence against the deputy speaker. तो वो जो हम लोगों को भी पता नहीं है कि वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट कम्युनिकेशन, बट जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि द डेप्यूटी स्पीकर हैज रिजेक्टेड दैट, सेइंग दैट सम अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई कुरियर से इनको लेके आया कोई कम्युनिकेशन कि ये आपको आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं. तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ. एंड दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू दैट टिल द असेंबली इज कन्वीन्ड there cannot be a notice of motion. ये all the constitutional experts will agree. So therefore, in tomorrow they have been called and they will have to submit their replies, and the honorable deputy speaker will take the action in accordance with law and as per the situation. And we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. That's all I have to say. Thank you. मराठी मध्ये सांगा. मराठी तो उतना आ सर हिंदी. आप क्वेश्चन एनी क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चंस जो भी है आप हिंदी में पूछ लो. मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी में सर हिंदी में बता दीजिए कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आप लोगों की तरफ से होगी. कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अधिकार उनको देता है, कितना अधिकार आपको देता है. उनको डिस्क्वालीफाई करने का कितना अधिकार है, क्या प्रोसीजर है? अरे सुन लो यार, हाथ उठा रहे. तो आई विल जस्ट रिपीट क्विकली इन हिंदी कि जो तो तुम्ही तोंड बंद करतो बरं होईल ना. तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा. पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ. एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है. तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है. और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है. तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा. दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है. ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है. अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर. और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है. तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते. तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर को